थैंक यू सर। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ होंगे अपने अपने घरों में। और आज जो है हम साइंस का लेक्चर अभी पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 12, और जिसका नाम है साउंड वेव्स। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और अब जो है हमको एक बार और इसको रिवाइज करने का मौका मिला है, तो और भी अच्छे से जो है हम इसको प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। अब यहाँ पे हम क्या क्या टॉपिक आज कवर करने वाले हैं, पहले वो देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक जो है वो है सोनोग्राफी। ठीक है, दूसरा टॉपिक जो है वो है ह्यूमन ईयर, यानी कि मानवीय कर्ण। ये दो टॉपिक जो है आज हम लोग और अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट स्लाइड है सोनोग्राफी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे चैप्टर का नाम है ध्वनि का अध्ययन, साउंड वेव। तो सबसे पहले ये सारी चीजें एक बार फिर से फटाफट रिवाइज कर दूं कि ध्वनि क्या है। तो ध्वनि एक प्रकार की है ऊर्जा जो हमारे कानों में सुनने की संवेदना का निर्माण करती है, ये तो हम सब जानते हैं। फिर ध्वनि का उत्पादन कैसे हो रहा है? तो ध्वनि का उत्पादन किसी पिंड में उत्पन्न होने वाले कंपन द्वारा होता है। जैसे कि किसी ने कोई सितार बजा दिया, तंतु वाद्य के तारों में जो कंपन होता है। जैसे जब आप कोई ड्रम बजाते हो तो हम देखते हैं कि कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। जैसे कि आपका फोन बजता है, अगर आपने वाइब्रेशन रखा है तो उसमें कंपन होता है। तो ये हो गए कंपन द्वारा ही ध्वनि का जो है उत्पादन होता है। फिर ये जो तरंग होते हैं, इन यही तरंग गति का संचरण करने वाले विक्षोभों को तरंग कहते हैं। और किसी माध्यम से गमन करते समय माध्यम के कण अपने समीप के कणों को गतिशील करते हैं। तो ये हो गए कंपन के बारे में, ध्वनि के उत्पादन के बारे में और ध्वनि की परिभाषा के बारे में। अब आते हैं स्ट्रेट सोनोग्राफी में। तो आपने देखा होगा बच्चों, कभी कभी खेलते खेलते जो है आप कहीं गिर जाते हैं, कोई हड्डी टूट जाती है, पैर में मोच आ जाती है, या कहीं कुछ लग जाता है और ज्यादा अगर आपको प्रॉब्लम होती है, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको एक्सरे कराने के लिए या फिर सोनोग्राफी कराने के लिए बोलते हैं, राइट? तो ये जो सोनोग्राफी है इसमें एग्जैक्टली होता क्या है? तो सोनोग्राफी टेक्निक में पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं और शरीर के अंदर के जो भाग हैं उसका चित्र जो है वो कंप्यूटर पे निर्मित हो जाता है। तो इसकी सहायता से हमारी बॉडी के इंटरनली कोई सूजन आ गई है, कोई जंतु संसर्ग रोग है, कोई वेदना का कारण है, जैसे कि सपोज आपकी कोई हड्डी टीयर हो गई है, टूट गई है, और या कोई मसल जो है वो मस्कुलर जो वेन्स होती है वो उसमें कुछ टीयर हो गया है, तो उसकी वजह से होती है आपको बॉडी में पेन होता है, दर्द होता है, वेदना होती है। तो उस कैसे बाहर से कैसे पता चलेगा बताओ? बाहर से तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा। हाँ, जस्ट एक सूजन आ जाती है तो हमको इतना पता चलता है कि इस पार्ट में कुछ तो भी रॉन्ग है। तो वो चेक करने के लिए इंटरनली क्या रॉन्ग है, कैसे रॉन्ग है, तो वो चेक करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं। ठीक है, फिर हृदय की स्थिति, हृदय घात, दिल का दौरा, ये सब जो है हृदय की अवस्था, गर्भवती स्त्रियों के गर्भाशय में गर्भ की वृद्धि देखने के लिए भी इस टेक्निक का यूज करते हैं। जैसे आपके घर में जो स्त्रियां हैं, बहनें हैं, अगर जो है गर्भ धारण किया है उन्होंने, तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो मैं आपको स्लाइड दिखाती हूँ, आप ये देखिए। तो इस तरह का एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से माँ के गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसकी क्या अवस्था है, क्या वो ठीक है, क्या उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीजें जो है इस सोनोग्राफी यंत्र से जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसकी सहायता से जो है पता किया जा सकता है। जैसे कि आप बीच वाली स्लाइड में देख रहे हो कि एक ये जो है ऑइंटमेंट यूज किया जाता है और ये एक प्रोब यूज किया जाता है, और इसमें एक विशिष्ट द्रव जैसा ऑइंटमेंट मैंने आपको बोला यूज किया जाता है। तो ये जो प्रोब है और त्वचा जो है इसके बीच संपर्क उचित प्रकार से होने में और पराश्रव्य ध्वनि की पूर्ण क्षमता से उपयोग करने के लिए जो है इस द्रव्य का कलरलेस द्रव्य होता है जिसको स्किन पर लगाकर फिर ये प्रोब की सहायता से टच किया जाता है। तो इंटरनल पार्ट्स का जो पूरा डायग्राम है, जैसे कि थर्ड स्लाइड में आपको
दिख रहा होगा प्राप्त प्रतिबिंब में आपको क्लियर पिक्चर आ जाता है कि इन अंदर क्या प्रॉब्लम है या जो भी शिशु है उसकी क्या अवस्था है, उसकी जो प्रोग्रेस है वो कैसे हो रही है। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो, ये एक शिशु माँ के गर्भ में है जिसकी जो है प्रॉपर पिक्चर कंप्यूटर पर देखी जा सकती है। उसका स्वास्थ्य का गर्भ में ही ध्यान रखा किस तरह से जा सकता, मतलब किस तरह से उसका प्रोग्रेस है ये भी चेक किया जा सकता है। आप देखो इस तरह से जो है इंटरनल पार्ट्स का जो है डायग्राम या प्रतिबिंब जो है पिक्चर जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख जाता है और जो है हमारे डॉक्टर हमें बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या सब सही है कि नहीं। ठीक है, सो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ इस तकनीक के बारे में। इस तकनीक में होती है एक छोटी सी सलाई यानी कि प्रोब, जो कि आप देख रहे हो स्लाइड में व्हाइट कलर का। परीक्षण किए जाने वाले भाग की त्वचा पर एक द्रव लगाया जाता है और इस प्रोब की सहायता से करते क्या है, तो इस प्रोब की सहायता से उच्च आवृत्ति की ध्वनि यानी कि जो मैंने आपसे कहा पराश्रव्य ध्वनि, इसको हम और डिटेल में मैं आपको क्लियर कर दूंगी। पराश्रव्य ध्वनि जो है, पराश्रव्य ध्वनि जो है द्रव में शरीर में संचरित की जाती है। शरीर के आंतरिक भागों में जो पराश्रव्य ध्वनि है उसको पुनः प्रोब से एकत्रित किया जाता है और इस परावर्तित ध्वनि की सहायता से संगणक द्वारा शरीर के आंतरिक भागों के चित्र तैयार किए जाते हैं। ये जो टेक्निक है वो पूरी तरह से वेदना रहित होने के कारण अचूक निदान करने के लिए इस तकनीक का उपयोग चिकित्सा शास्त्र में बढ़ते ही जा रहा है। देखो जो भी नोट्स मैं आपको दे रही हूँ वो यहाँ पर आपके स्क्रीन पे दिख कर आ रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इस तकनीक में एक छोटा प्रोब यूज किया गया है, एक विशिष्ट द्रव का उपयोग किया गया है, सलाई और त्वचा के बीच में संपर्क जो है उचित प्रकार से होने और पराश्रव्य ध्वनि का पूर्ण क्षमता से उपयोग करने के लिए इस द्रव का उपयोग किया जाता है। परीक्षण किए जाने वाले भाग की त्वचा पर द्रव लगाकर सलाई की सहायता से उच्च आवृत्ति की ध्वनि द्रव में से शरीर में संचरित की जाती है। शरीर के आंतरिक भागों में जो है परावर्तित ध्वनि को पुनः जो है प्रोब जो एकत्रित कर लेता है और इस परावर्तित ध्वनि की सहायता से कंप्यूटर के ऊपर जो आंतरिक भागों का पिक्चर तैयार होता है। और ये टेक्निक जो है वेदना रहित है। वेदना रहित मतलब इसमें बिल्कुल आपको पेन नहीं होता है, किसी तरह का कोई डर नहीं रहता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है ये बहुत ही प्रिसाइज होता है, बहुत ही अचूक होता है। मतलब इससे जो चीजें जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं उसमें कोई गलती हो जाए इसकी जो चांसेस है वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो इसलिए जो है अपने मेडिकल शास्त्र चिकित्सा शास्त्र में जो है मेडिकल फील्ड में इस सोनोग्राफी टेक्निक का जो है बहुत ही अधिक इस्तेमाल हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। अब आते हैं, इसमें आपने एक वर्ड सुना पराश्रव्य ध्वनि का, ठीक है, तो मैं आपको फिर से ये पराश्रव्य ध्वनि जो है वो रिवाइज करा देती हूँ। देखो जैसे कि 3 तरह की ध्वनियां जो हैं इन जनरल 3 तरह की ध्वनियां हैं, ठीक है। एक है जो ऑडिबल साउंड है, ठीक है, एक है इंफ्रासाउंड और एक है अल्ट्रासाउंड। 3 तरह के साउंड है। तो इसमें ऑडिबल साउंड जो है उसका रेंज क्या है? ऑडिबल साउंड यानी कि जो है श्रव्यातीत ध्वनि, यानी कि हम जिसे सुन सकते हैं, राइट, हम जिसे सुन सकते हैं। तो उसका जो रेंज है, जैसे कोई भी ध्वनि जो मानवीय कान की ध्वनि सुनने की जो सीमा है, जो कोई भी ध्वनि जो हम सुन सकते हैं उसकी जो सीमा है, उसका जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, अर्थात मानवीय कान की इस आवृत्ति के बीच की ध्वनि को हम सुन सकते हैं। इसलिए इस ध्वनि को कहते हैं श्रव्य ध्वनि, यानी कि श्रव्य यानी कि सुनाई दे वो ध्वनि यानी कि आवाज, तो श्रव्य ध्वनि। और इसका रेंज क्या है बच्चों? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। तो उसका रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अब इस डायग्राम के हिसाब से आप देखो बच्चों, इसके नीचे एक ध्वनि आ गई और इसके ऊपर एक ध्वनि आ गई, ठीक है। तो मानवीय कान 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, ये दोनों अगर इस तरह की ध्वनियां होती हैं तो मानवीय कान उसको सुन ही नहीं पाता है, ठीक है, मानवीय कान उसको नहीं सुन सकता है। कौन सी ध्वनि? 20 हर्ट्ज से कम।
या फिर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को जो है अवश्राव्य ध्वनि कहते हैं। लोलक के कंपन से निर्मित ध्वनि, यानी कि बच्चों आप ध्यान दो, जब भूकंप आता है तो आप न्यूज में देखते होंगे कि जहां भी भूकंप आया है, इतने रिक्टर स्केल का भूकंप आया है, इतना कंपन उसमें हुआ है, तो उसको नापने के लिए वो भी एक प्रकार की ध्वनि है। नो मैटर हम उसको सुन नहीं पाते, बट उसको सुनने के लिए एक यंत्र बनाया गया है, राइट। तो वो यंत्र जो है ये ध्वनि सुन पा रहा है कि कितने रिक्टर स्केल का जो है भूकंप आया है। तो इस तरह की ध्वनि जो है इसको कहते हैं 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि, और इसे कहते हैं श्राव्य ध्वनि, अर्थात अवश्राव्य ध्वनि, इंफ्रासाउंड ध्वनि इसे कहते हैं। दूसरी जो ध्वनि हो गई जिसके बारे में हम अभी पढ़ना चाहते हैं, दैट इज 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो अब जो तीसरी ध्वनि है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को श्रव्यातीत ध्वनि कहते हैं, अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो कुत्ते, चूहे, चमगादड़, देखो दोनों ध्वनियां मैंने आपको बताई है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, एक 20 हर्ट्ज से कम इंफ्रासोनिक, और दूसरी जो है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा यानी अल्ट्रासोनिक यानी अल्ट्रासाउंड। तो जो ये इंफ्रासोनिक ध्वनियां हैं वो बेल मछली, हाथी, दरियाई गेंडे, ये जो हैं ये सुन सकते हैं। और जो अल्ट्रासोनिक है यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की जो ध्वनि है वो श्रव्यातीत ध्वनि है, यानी कि जो है आप मछलियां, चमगादड़, कुत्ते, डॉल्फिन जैसे प्राणी, इनको विशेष क्षमता मिली है, ठीक है। और ये क्षमता हमारे पास नहीं है बच्चों। तो इनको विशेष क्षमता मिलने के कारण ये जो है ये प्राणी पराश्रव्य ध्वनि सुन सकते हैं, ठीक है। इस क्षमता के कारण उन्हें कुछ ऐसी आवाजें सुनाई पड़ती हैं जिन्हें हम नहीं सुन सकते। 5 साल से कम उम्र के बच्चे, कुछ प्राणी, कुछ कीटक जो है वो 25,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। जैसे कि डॉल्फिन, चमगादड़, चूहे जैसे प्राणी पराश्रव्य ध्वनि का निर्माण भी कर सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा बच्चों, आपने मूवीज में देखा होगा कि जैसे कोई शिप है, अगर वो जो है उस पर भूकंप आने वाला है या वो डूबने वाला है या जो भी है, तो वहां के चूहे बिल्ली सबसे पहले भागते हैं। उसका रीजन यही है कि जो ध्वनियां निर्माण होती हैं, यानी भूकंप आने से पहले जो ध्वनि निर्माण होती है वो हम तो सुन ही नहीं पाते हैं, बट ये चूहे, चमगादड़, ये लोग हैं जो पहले ये आवाज सुन लेते हैं और वो अलर्ट हो जाते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, और वो अपनी जान पहले बचाते हैं, राइट। तो इसी तरह से जैसे हम अगर चमगादड़ के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे इटालियन वैज्ञानिक स्पॉलोंजनी ने चमगादड़ के शरीर की विशिष्ट रचना की खोज की। एक समय में उन्होंने क्या किया, चमगादड़ का एक एक अंग जो है वो ढक देते थे और बंद करके उनको अंधेरे कमरे में छोड़ देते थे। पर चमगादड़ जो है बेधड़क अंधेरे में कैसे उड़ सकता था, ये उनको पता लगाना था। तो इसका रहस्य स्पॉलोंजनी ने खोला जब उनके कान बंद किए गए, चमगादड़ इधर उधर टकराने लगे। यानी आंख बंद कर दी, नाक बंद कर दी, तो भी वो बेधड़क उड़ रहे थे। लेकिन जब उनके कान बंद किए तब गड़बड़ हो गई, तब वो यहाँ वहां टकराने लगे। तब उनको समझ में आया कि ये जो अंधेरे में भी देख लेते हैं, ये जो अंधेरे में भी किसी से टकराते नहीं, आराम से उड़ लेते हैं, उसका रीजन उनकी आंखें नहीं है बल्कि उनके कान में कोई तो विशेषता है। तो इस आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि चमगादड़ों की अंधेरे में उड़ने की क्षमता उनके कानों पर निर्भर होती है। चमगादड़ जिस पराश्रव्य ध्वनि को मुंह से निकालते हैं वो सामने के पदार्थ पर टकराकर परावर्तित होती है, यानी कि वापस आती है। जो भी पराश्रव्य ध्वनि वो मुंह से निकालते हैं, जो भी आवाजें वो मुंह से निकालते हैं, सामने के पदार्थ से टकराकर उन तक वापस आती है। यह परावर्तित ध्वनि वे कानों से सुन लेते हैं और इस प्रकार सामने के पदार्थ के अस्तित्व और दूरी के बारे में चमगादड़ों को अंधेरे में भी पता चल जाता है। इसका एग्जाम्पल जैसे हम पहाड़ों पर जाते हैं और जब हम चिल्लाते हैं किसी आवाज में, तो वो ध्वनि प्रतिध्वनि करके हमारे पास वापस लौट कर आती है, तो हमें समझ में आता है कि हम किसी पहाड़ या इस जगह पर हैं, ठीक है।
बच्चों तो हमने ये क्लियर हुआ पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि जो है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि है और इसे जो है पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अच्छा, इसके उपयोग क्या क्या हैं? जैसे कि सोनार पद्धति आपने देखी होगी। सोनार पद्धति जैसे एक जहाज से दूसरे जहाज के बीच में संपर्क स्थापित करने के लिए पराश्रव्य ध्वनि जो है उपयोगी साबित हुई है। जैसे आपने गाजी अटैक वाली मूवी अगर देखी होगी तो उसमें पानी के अंदर पनडुब्बी में जो है वो किस तरह से एक दूसरे के बारे में पता लगा सकते थे, तो वो पराश्रव्य ध्वनि ही भेजते थे और जब वो ध्वनि किसी चीज से टकरा के रिटर्न आती है तो उससे वो पता लगाते हैं कि यहाँ कोई दूसरी पनडुब्बी भी है। फिर जैसे प्लास्टिक के पृष्ठभाग जो हैं एकत्र जोड़ने के लिए पराश्रव्य ध्वनि का यूज किया जाता है। हृदय की धड़कनों को अध्ययन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने सोनोग्राफी के बारे में आपको बताया कि सोनोग्राफी में जो है वो अंदर तक जो है ध्वनि जाती है और वहां से रिटर्न आती है तो उसका चित्र जो है कंप्यूटर पे बन जाता है। तो इस तरह से जो है जो भी अंदर की जो वेदना है, जो भी भाग टूटा है और या फिर जो शिशु है उसकी प्रोग्रेस की अवस्था जानी जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा ध्वनि जो है सोनोग्राफी के बारे में और पराश्रव्य ध्वनि के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों वो है मानवीय कर्ण, ह्यूमन ईयर। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कभी कभी जो है एग्जाम में आपसे पूछा जाता है और इस डायग्राम में जो है कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो आपको ध्यान देने लायक है। इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो सबसे पहले है कर्ण पल्लव, ये पहला भाग है इंपॉर्टेंट। दूसरा जो है मध्य कर्ण, जो बिल्कुल बीचों बीच आपको दिखाई दे रहा होगा। तीसरा जो पार्ट है वो है अंतःकर्ण, सबसे लास्ट पार्ट। तो कर्ण पल्लव, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण, ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। कान मानव का महत्वपूर्ण अंग है, ये तो हम सभी जानते हैं बच्चों। कान से हम ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि तरंग कान तक आने पर कान का पर्दा कंपित होता है। उन कंपनों का विद्युत तरंगों में रूपांतरण होता है और इन विद्युत तरंगों को श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये डायग्राम समझा है बच्चों। जैसे कि आप देख सकते हो कि कान हमारा महत्वपूर्ण अंग है और उसी के द्वारा जो है हम बाहरी चीजों से जो है इंटरैक्ट कर पाते हैं। हम ध्वनि सुनते हैं और उसको समझते हैं और फिर उसी हिसाब से हम इंटरैक्ट करते हैं लोगों से। तो जब हम ध्वनि सुनते हैं तो ध्वनि की जो तरंग होती है वो कान तक आने पर कान के पर्दे तक पहुंचती है, वहां पे वो कंपन के रूप में आती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पे देखो, पहले हमने देखा कि ये ध्वनि बनी है और वो कान तक कंपन के रूप में, पार्टिकल्स के रूप में पहुंची है। फिर वो अंदर जाके क्या कर रही है देखो। तो जैसे कि हमारे तीन पार्ट हैं, कर्ण पल्लव, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो व्हाइट व्हाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो ध्वनि का जो है पार्टिकल्स है। तो ये कान के थ्रू जो है वो अंदर जा रही है। यह बाह्य परिवेश से ध्वनि एकत्रित करता है। कौन? कर्ण पल्लव, जो बड़ा सा कान आपको दिख रहा है, ये बाह्य परिवेश से सबसे पहले क्या काम करता है? ध्वनि को अंदर एकत्रित करता है। एकत्रित जो ध्वनि होती है वो श्रवण नलिका से मध्य कर्ण की खोखली जगह तक पहुंचती है। ठीक है, तो ये कर्ण पल्लव का इतना काम है कि वो बाहर से ध्वनि, बाह्य परिवेश से ध्वनि एकत्रित करता है और एकत्रित ध्वनि श्रवण नलिका से मध्य कर्ण की खोखली जगह तक पहुंचाता है। तो इसका काम यहाँ पे खत्म हुआ। अब आते हैं मध्य कर्ण यानी मिडिल ईयर। ये जो नेक्स्ट आपको दिख रहा है, मध्य कर्ण की खोखली जगह में एक पतला पर्दा होता है जिसे कर्ण पटह कहते हैं। ग्रीन कलर का जो आपको पर्दा दिख रहा है, आप उसे देखो, कर्ण पटह कहते हैं। जब माध्यम के संपीड़न कर्ण पटह तक पहुंचते हैं, यानी कि जब जो पार्टिकल्स हैं वो कर्ण पटह तक पहुंचते हैं तो झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब बढ़ जाता है।
और कर्णपटह को अंदर की ओर दबाता है। इसी प्रकार विरलन के पहुंचने पर झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब कम हो जाता है और कर्णपटह बाहर की ओर गति करता है। इस प्रकार ध्वनि तरंग के कारण कर्णपटह में कंपन होता है। मैं फिर से आपको नोट्स दे देती हूँ बच्चों। यहाँ पर देखो, जैसे हमने डिस्कस किया कि मानव कर्ण का महत्वपूर्ण अंग है, कान से हम ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि तरंग कान तक आने पर कान का पर्दा कंपित होता है। उन कंपनों का विद्युत तरंगों में रूपांतरण होता है। इन विद्युत तरंगों को श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है और कान के मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। कान के 3 भाग कौन से हैं मेन में? तो जो है, पहले मैंने आपको बताया कर्ण पल्लव, जिसका मैंने आपको स्लाइड भी दिखाया था कि ये बाहरी परिवेश से ध्वनि एकत्रित करता है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे मध्य कर्ण पे। मध्य कर्ण में खोखली जगह पे पतला पर्दा होता है जिसे कर्णपटह कहते हैं। जो माध्यम की जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तक पहुंचते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर दबाव डालते हैं, अंदर की ओर दबाव डालते हैं। और अगर कम ध्वनि है तो वो बाहर की ओर दबाव डालती है, अगर कम दाब होता है तो इस तरह से जो पर्दा है वो कभी अंदर की तरफ कभी बाहर की तरफ दाब कम ज्यादा होने की वजह से जो है गति करता है और उसकी वजह से उसमें कंपन का निर्माण होता है। आई होप बच्चों आप ये मध्य कर्ण तक जो है बराबर समझ गए हैं। अब आते हैं आखिरी वाले पे, अंतःकरण पे। श्रवण तंत्रिका अंतःकरण को मस्तिष्क से जोड़ती है। श्रवण तंत्रिका, मैं आपको स्लाइड पहले दिखा देती हूँ। ये देखो लास्ट वाला स्लाइड जो है, श्रवण तंत्रिका अंतःकरण को मस्तिष्क से जोड़ती है। अतः कर्ण के घोंघे के शंख की तरह चक्राकार कर्णावत होता है। अंतःकरण जो होता है वो घोंघे के शंख की तरह चक्राकार कर्णावत होता है। कर्णपटह से आने वाले कंपन कर्णावत द्वारा स्वीकार किए जाते हैं तथा उन्हें विद्युत तरंगों में परावर्तित कर दिया जाता है। इन विद्युत तरंगों को श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है और मस्तिष्क इनकी ध्वनि के रूप में जो है व्याख्या करता है। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हुआ है। हम एक बार फिर से पूरी स्लाइड्स और पूरा डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा मानवीय कर्ण। इसमें जो है 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये बहुत ही इजी है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में जरूर से पूछते हैं, कभी डायग्राम बता देंगे, आपको नाम लिखना होगा, या कभी सिंपल सा क्वेश्चन होगा मानवीय कर्ण का डायग्राम बनाइए और उसकी रचना स्पष्ट करिए। तो आप ये क्वेश्चन जरूर से अटेम्प्ट करें क्योंकि ये बहुत ही आसान है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए, कर्ण पल्लव हो गया, मध्य कर्ण हो गया, अंतःकर्ण हो गया। और ये तो जो है आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, या ये तो वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि अगर किसी ने आपसे पूछा कि ध्वनि हमें कैसे सुनाई देती है तो ये आप बता सकते हो उसको। तो कर्ण पल्लव जैसे कि जो बाहर का कान है वो क्या करता है, ध्वनि एकत्रित करने का काम करता है। फिर आ जाते हैं मध्य कर्ण में। इसमें होता है कान का पर्दा, जो अत्यधिक ध्वनि पे जो है वो कान के पर्दे पे दबाव बाहर की तरफ डालता है। अगर ध्वनि कम है तो अंदर की तरफ दबाव आता है। तो इस तरह दबाव कम ज्यादा होने की वजह से कान के पर्दे में होती है कंपन। और इसी प्रकार जो है ध्वनि तरंग वो कर्णपटह में कंपन यानी वाइब्रेशन का निर्माण करती है। अब आ जाते हैं सबसे लास्ट अंतःकरण। जैसा आप डायग्राम देख सकते हो, इसके अंदर घोंघे के आकार का जो है एक चित्र आपको दिख रहा होगा जिसको बोलते हैं कर्णावत। तो कर्णपटह से जो दबा कंपन जो होता है वो कर्णावत तक आता है और उन्हें विद्युत तरंगों में परावर्तित कर देता है। ये जो विद्युत तरंग है वो श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दी जाती है। अब मस्तिष्क जो है अपना कैलकुलेट करके आपको जो है ध्वनि की व्याख्या करके आपको सुनाता है और आपको जो भी आसपास आपकी ध्वनि है वो सुनाई देती है और समझ में आती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम आते हैं, कान जो है एक महत्वपूर्ण अंग है। जैसा कि आपने देखा, मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करा के जो है आपको नोट्स भी दे दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कान जो है वो एक महत्वपूर्ण अंग है। कान को स्वच्छ करने के लिए जो है
लोग बहुत तरीके तरीके के चमत्कार करते हैं, जैसे उसमें लकड़ी डाल देना, उसमें नुकीली वस्तुएं डाल देना, फिर वो कार की चाबी जो है उससे कान साफ करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए बच्चों। कान जो है उसमें खुद की इतनी स्पेशलिटी होती है कि वो अपने अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको खुद ही साफ करके जो है हल्का सा कचरा वो बाहर फेंकता है। तो आपको उसको कुछ अंदर से साफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज जो है, आप उसको ज्यादा से ज्यादा रूमाल या टॉवेल से ऊपर से साफ आपको करना है। उसके अंदर कोई भी नुकीली चीजें डालकर अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो हो सकता है कि जो कान का पर्दा जिसको आप बोलते हो कान का पर्दा, वो फट भी सकता है। क्योंकि जैसा कि अभी हमने देखा कि कान का पर्दा ही इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो ध्वनि तरंगे आती है उसके दबाव की वजह से उसमें होता है कंपन, और उस कंपन को जो है वो जो है कर्णावृत से जोड़ता है, यानी कर्णावृत चक्राकार कर्णावृत जो है उस तक पहुंचाता है, और वहां से उसको विद्युत तरंगों में रूपांतरित करके मस्तिष्क तक भेजा जाता है। तो अगर कान का पर्दे में ही प्रॉब्लम आ जाएगी तो आपको हमेशा के लिए बहरापन हो सकता है और गंभीर क्षति पहुंच सकती है। ठीक है, दूसरा जो लोग अपने कानों के साथ गलत चीज करते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, वो ये है कि आजकल ऑनलाइन का जमाना चल रहा है। अगर आपको जूम मीटिंग करनी है तो आप ऑनलाइन कर रहे हो, अगर आपको कुछ वेब सेमिनार करना है तो वो आप जो है ऑनलाइन हेडफोन के थ्रू कर रहे हो, ईयरफोन के थ्रू कर रहे हो, राइट। वो तो कंपलसरी हो जाता है। लोग म्यूजिक सुनते हैं, बहुत तेज वॉल्यूम करके म्यूजिक सुनते हैं लोग, और वो भी ईयरफोन। तो आप ये समझिए बच्चों कि जैसा कि अभी हमने कान के बारे में पढ़ा कि अगर बहुत ज्यादा कंपन होता है तो कान का पर्दे पे जो है बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो उतना ही रिस्ट्रिक्ट करके कंपन कानों तक पहुंचाया जाए जितना वो बर्दाश्त करे। बहुत ज्यादा तेज आवाज अगर आप करते हैं, बहुत ज्यादा गाने सुनते हैं बहुत ज्यादा तेज आवाज में, तो इससे जो है कान का पर्दा जो है उसको क्षति पहुंचने की जो है पूरी पूरी आशंका होती है। और दूसरी चीज जो है, इससे आपको फिजिकल हर्ट भी हो सकता है, क्योंकि जब आप गाने सुनते हैं, या तो आप ड्राइविंग करते हैं, या तो आप साइकिलिंग करते हैं, या तो आप रोड पे चलते हैं, और जब आप तेज गाना सुनते हैं तो आपको बाहर की जो चीजें हैं वो सुनाई नहीं देती है, तो उससे जो है एक्सीडेंट्स होने के भी फुल चांसेस होते हैं। तो जब आप रोड पर हो, जब आप साइकिलिंग कर रहे हो, जब आप ड्राइविंग कर रहे हो, तो आप बिल्कुल भी ईयरफोन का इस्तेमाल ना करें। तो इस तरह से आपको अपने कानों को भी बचाना है और अपने आप को भी किसी एक्सीडेंट से बचाना जरूरी है। ठीक है बच्चों, ये वाला समझ में आया है सभी बच्चों को? अब इससे रिलेटेड जो है कुछ उदाहरण, न्यूमेरिकल उदाहरण जो है वो भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि उदाहरण नंबर 1 है 1.5 किलोहर्ट्ज आवृत्ति तथा 25 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य की ध्वनि को 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर है बच्चों, देखो आवृत्ति जो है वो 1.5 किलो हर्ट्ज है। तो इस किलो हर्ट्ज को जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इस किलो हर्ट्ज को हमने हर्ट्ज में चेंज करना है। तो 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज। तो यहाँ पे 10 इंटू 3 कर दिया गया है, तो यह आवृत्ति हो गई हमारी 1.5 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। अब आ जाते हैं तरंग दैर्ध्य पे, वेवलेंथ पे, जो है 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे फिर एक चीज आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, 25 सेंटीमीटर, तो हमारा जो एमके सिस्टम है उसमें हमको सेंटीमीटर जो है वो मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 25 सेंटीमीटर तो हो गया ये 0.25 मीटर्स, राइट, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, क्या दिया है, दी गई है दूरी 1.5 किलोमीटर की, राइट। तो ये जो 1.5 किलोमीटर है उसको भी हमको कन्वर्ट करना है मीटर्स में। तो ये हो गया हमारा 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। तो जितनी भी चीजें हमको दी हुई थी उन सभी चीजों को हमने पहले जो है एक
मेजरिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया, यानी जो किलो में है उसको हर्ट्ज में किया, जो सेंटीमीटर में है उसको मीटर में किया, जो किलोमीटर में है उसको मीटर में किया। तो हमको क्या क्या चीज पहले यहाँ दी हुई है हमने उसको लिख लिया। जैसे पहले आवृत्ति दी थी तो 1.5 × 10⁻³ हर्ट्ज, फिर तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ था तो 0.25 मीटर, फिर दूरी है 1.5 तो × 10⁻³ मीटर्स। तो अब पूछा क्या है कि दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा। तो पूछा गया है समय यानी कि टाइम, यानी कि t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब हमको पता है बच्चों कि हमको क्या दिया गया है और हमको क्या निकालना है। तो हमको क्या दिया है बच्चों, आवृत्ति दी है, तरंग दैर्ध्य दिया है और दी गई है दूरी, और हमको निकालना है समय। आई होप बच्चों आपको इतना क्लियर हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास चाहिए सूत्र कि कौन से सूत्र से ये निकल सकता है। सबसे पहला सूत्र समय कैसे निकाला जाता है, तो समय इज इक्वल टू दूरी बट्टे वेग। ठीक है, अब यानी कि समय यानी t, दूरी यानी कि s, v यानी कि वेग। तो t इज इक्वल टू s अपॉन v। अब दूरी जो है वो 1.5 × 10⁻³ ये तो हमको मिल गया है क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है, राइट। डिवाइड बाय वेग, वेग मुझे नहीं पता है, बराबर। तो मुझे सबसे पहले वेग निकालना पड़ेगा। तो वेग कितना है, अच्छा वेग निकालने के लिए फिर मुझे दूसरा सूत्र निकालना पड़ेगा। तो ध्वनि का वेग कैसे निकाला जाता है, ध्वनि का वेग जो है वो है बारंबारता इंटू तरंग दैर्ध्य, यानी कि आवृत्ति इंटू वेवलेंथ। तो बारंबारता, ध्वनि का वेग v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। सो v इज इक्वल टू, अच्छा न्यू यानी कि आवृत्ति हमने ढूंढ के निकाली थी 1.5 × 10⁻³ इंटू तरंग दैर्ध्य जो कि दिया हुआ था 0.25 मीटर। जब हम इन सबको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा वेग आता है 375 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों हमको क्या चाहिए था, वेग ही तो चाहिए था। तो टाइम इज इक्वल टू s अपॉन v, यानी कि 1.5 × 10⁻³ दैट्स डिवाइड बाय 375 दैट्स इक्वल टू 4 सेकेंड। यानी ध्वनि को 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 4 सेकेंड्स लगेंगे। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझा है बच्चों। एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग, सोनार। सोनार पद्धति, जैसे मैंने आपको बताया कि जो शिप्स होती है उसमें सोनार पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। सोनार मतलब क्या, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, सोनार मतलब क्या, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें कौन सी ध्वनि यूज की जाती है बच्चों, तो इसमें भी पराश्रव्य ध्वनि का ही उपयोग किया जाता है। तो उससे क्या पता चलता है, इस पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा, वेग का मापन किया जाता है। सोनार में होता क्या है, एक प्रेषित होता है और एक संसूचक होता है। उन्हें जहाज की नाव पर लगाया जाता है। फिर करते क्या है, तो प्रेषित पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न कर प्रेषित करता है। ये तरंगे जल में चलती हैं और समुद्र तल में पिंड से टकराती हैं और वापस जो है जहाज तक जो संसूचक लगा होता है उसके द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। तो इस तरह से जो है पराश्रव्य ध्वनि के प्रेषण और अभिग्रहण के समय अंतराल तथा जल में ध्वनि की चाल याद करके उस पिंड की दूरी की गणना की जा सकती है। ठीक है, सोनार की तकनीक का उपयोग करके जो है समुद्र की गहराई ज्ञात की जा सकती है। जल के अंदर स्थित पहाड़ियां, खाइयां, पनडुब्बियां, हिमशैल, डूबे हुए जहाज आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये तो बच्चों जो मैंने सोनार के बारे में पूरा डिटेल दिया आपको। अब जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है, सोनार की सहायता से समुद्र के पानी में ध्वनि तरंग प्रेषित करने के उपरांत 4 सेकेंड्स के बाद अगर प्रतिध्वनि प्राप्त होती है तो उस स्थान पर समुद्र की गहराई कितनी होगी। यही चीज बच्चों अभी हमने पढ़ा, जैसे मैंने सोनार के बारे में आपको जो बताया तो वही पढ़ा हमने। सॉरी। तो यहाँ पर भी हम पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजें दी है। अब हमको सोनार दिया है तो हमको मालूम है कि यहाँ पे जो है पराश्रव्य ध्वनि के यूज किया है, जितना टाइम जाने में लगा उतना ही टाइम आने में लगेगा।
ठीक है। तो समुद्र में ध्वनि का वेग कितना है वो भी जो है हमारे क्वेश्चन के नीचे लास्ट में दिया हुआ है। समुद्र में ध्वनि का वेग 1550 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और जो है बोला है समुद्र के पानी में ध्वनि तरंग प्रेषित करने के उपरांत 4 सेकेंड के बाद प्रतिध्वनि सुनाई दी है, बराबर। अच्छा, 4 सेकेंड के बाद प्रतिध्वनि सुनाई दी है, इसका मतलब अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 2 सेकेंड प्रतिध्वनि को जाने में लगा होगा और वहां से टकरा के प्रॉपर 2 सेकेंड आने में लगा होगा, बराबर है कि नहीं बच्चों। तो प्रतिध्वनि सुनाई देने का अंतराल जो है 4 सेकेंड्स है और ध्वनि तरंग को समुद्र तल तक जाने का समय आने का समय मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो मुझे पता चल गया कि जहाज से समुद्र तल में जो जाने का टाइम है वो 2 सेकेंड का है। 2 सेकेंड जाने में, 2 सेकेंड आने में। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। तो अब मेरे पास बहुत ही इजी फॉर्मूला है जो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं। वेग इज इक्वल टू दूरी बटे समय, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो अभी पूछा क्या है कि कितनी गहराई होगी, समुद्र की गहराई कितनी है, तो मतलब दूरी पूछ रहे हैं कि दूरी कितनी है। तो दूरी बराबर वेग इंटू समय। वेग हो गया 1550 जो कि क्वेश्चन में ही दिया गया था। समय जो है वहां तक पहुंचने के लिए 2 सेकेंड का टाइम लगा है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा 3100 मीटर्स, यानी इस समुद्र की गहराई जो है वो 3100 मीटर्स की होगी। आप क्लियर है बच्चों, आपको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? ओके, तो हम आ जाते हैं एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं इसी बीच में। और मैं आपको ये बता दूं जनरल नॉलेज के लिए कि सोनार तकनीक को पहले विश्व युद्ध में शत्रु की पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए विकसित किया गया था। सोनार तकनीक जो है हमने वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट था उसके अंदर ही जो पानी के जो रास्ते जो घुसपैठ होती थी दूसरे के कंट्री के ऊपर जो अटैक्स होते थे तो उसमें पनडुब्बियों के थ्रू होते थे, ठीक है। तो उन पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए जो है, शत्रु की पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए ये जो है ये सोनार टेक्निक का यूज हुआ था। इस तंत्र का ज्ञान का उपयोग हवा में भी किया जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि चमगादड़ इसी टेक्निक का उपयोग करके अपने रास्तों की रुकावटों के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करता है और अंधेरे में भी सरलता से उड़ पाता है। तो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी ध्वनि से रिलेटेड, जो है उदाहरण नंबर 3। सो क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य वाली ध्वनि तरंग 340 मीटर पर सेकंड के वेग से हवा में जा रही है। तो ध्वनि की आवृत्ति कितनी होगी? क्या यह ध्वनि मानव के श्रवण योग्य है क्या? ठीक है। अब आप जानते हैं और आप बता भी सकते हैं, मैंने स्टार्ट में ही बताया कि जो श्रव्यातीत ध्वनि है यानी जो ऑडिबल जो साउंड है मानव के लिए वो क्या है। तो हमने पहले ही देखा कि वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की अगर ध्वनि आती है तो ही ये ध्वनि जो है मानवीय कर्ण को सुनाई देगी, श्रव्यातीत ध्वनि के अंदर आएगी, ऑडिबल साउंड के अंदर आएगी। तो क्वेश्चन इसमें पूछा है ध्वनि की आवृत्ति कितनी होगी, क्या यह ध्वनि मानव के श्रवण योग्य है। तो जो भी हमारा कैलकुलेशन होगा अगर वो 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच का है, अगर आता है तो वो ध्वनि हम बोलेंगे कि ये मानव को सुनाई देगी। अगर उसके नीचे या उसके ऊपर आता है तो हम सीधे समझ जाएंगे कि ये ध्वनि हमको सुनाई ही नहीं देगी। ठीक है बच्चों, तो चलो अपना कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सो पहले क्या दिया हुआ है ये देखना है। दिया है तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जैसे कि मैंने आपको बताया हमको चेंज करना है सेंटीमीटर को मीटर में। सो सीधे 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻² से। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 × 10⁻² मीटर। अब आता है ध्वनि का वेग। ध्वनि का वेग बच्चों हम जानते हैं कि ये 340 मीटर पर सेकेंड होता है हवा में, ठीक है। सो अब हमारे पास है सूत्र v इज इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। ये सूत्र हमने जो है ध्वनि के अध्ययन में पहले चैप्टर में पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या क्या इस सूत्र में हमको पता है। ध्वनि का वेग यानी कि v हमको पता है दैट इज इक्वल टू 340। उसके बाद तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ सबको पता है दैट इज 1 × 10⁻² मीटर्स।
जो हमारा सूत्र चेंज हो जाएगा, म्यू यानी कि आवृत्ति इज इक्वल टू वेग बटे तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ। सो वेग है 340, वेवलेंथ है 1 × 10⁻²। अगर हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों तो हमारा आंसर आता है 340 × 10⁻²। 10⁻² यानी कि 2 जीरो बढ़ जाएंगे, राइट। तो 340 में 2 जीरो अगर बढ़ जाते हैं बच्चों तो हमको मिलता है 34,000 हर्ट्ज, जो कि 20,000 हर्ट्ज से कहीं ज्यादा है। तो क्या लगता है बच्चों, क्या ये ध्वनि हमको सुनाई देगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये 35,000 हर्ट्ज के आसपास है, 34,000 हर्ट्ज है, जो कि 20,000 हर्ट्ज से कहीं ज्यादा है। तो इस तरह की ध्वनि तो हमको बिल्कुल भी सुनाई नहीं दी। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया है सभी को। कोई भी डाउट है आपको प्लीज पूछ सकते हैं। हेलो बच्चों, सब समझ में आया आपको? हेलो हेलो मिस,